हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो टॉपिक है वो है आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हेडिंग लिखिएगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। पाउली ने देखो, पाउली ने क्या कहा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, या ऐसे कहो किसी भी ऑर्बिटल में यदि आपने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप, दो, तो उन दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्या है वो इक्वल नहीं हो सकता। किसी भी ऑर्बिटल में यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो आप उन दोनों का चारों क्वांटम संख्या इक्वल नहीं हो सकता। ये किसने कहा? पाउली ने। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या इक्वल नहीं हो सकता। अब अगर हम कहते हैं किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, तो एटम एक ही होना चाहिए। मतलब हम एटम में देखेंगे, उस एटम में जाओगे तो सेल मिलेगा, सेल के अंदर आपको सब सेल मिलेगा, उस सब सेल के अंदर जाओगे तो ऑर्बिटल मिलेगा, है ना भैया। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं आप? दो। उन दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या इक्वल नहीं हो सकता। लिखिएगा नो टू इलेक्ट्रॉन, लिखो भैया, नो टू इलेक्ट्रॉन in the same atom, two electron in the same atom can have the same set of all quantum number, can have the same set of all क्वांटम नंबर, है ना। देखो यहाँ लिखा है सेम एटम। यदि कोई भी एटम होगा, देखो लिखा है, पहले यहाँ देखो, टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। यानी किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन है तो उसके चारों क्वांटम संख्या सेम हो सकता है। अब पहले ही क्या लगा दिया? नहीं, यानी कभी सेम नहीं होगा। जैसे आप ले लो हीलियम का, किसका? हीलियम का। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। तो जब हाइड्रोजन एटम, इसमें कभी भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगेगा, क्योंकि तभी लगेगा जब इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 2, और हाइड्रोजन में होता कितना है? 1। तो हाइड्रोजन पे कभी भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगेगा। ठीक है। अब जैसे ले लो हीलियम, आप क्या ले लो? आप हीलियम। हीलियम को हो जाएगा 1s2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन। भैया जो हीलियम होगा एस सबसेल है, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल। अगर पूछा जाए दोनों इलेक्ट्रॉन किस सेल में है तो फर्स्ट सेल में, तो दोनों के लिए जो n की वैल्यू है वो कितना आएगी? 1। दोनों इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है तो s में, s के लिए l की वैल्यू 0। अगर l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होगा। l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0 होगा। अब अगर m बराबर 0 है तो फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर। वो कहता है कि अगर एक के लिए s की वैल्यू +½ है, दूसरे के लिए s की वैल्यू आएगी वो -½ आएगी। एक के लिए अगर +½ है तो दूसरे के लिए -½ आएगा। तो जब यहाँ पे s की वैल्यू निकालोगे, यहाँ देखो s की वैल्यू 1 आएगा, अगर +½ दूसरा s की वैल्यू कितना आएगा? -½ अब देखो, आप चाहो तो किसी को प्लस मान लोगे। अगर पहले को आपने मान लिया -½ तो दूसरा s की वैल्यू आएगा +½ ये कोई मेंशन नहीं किया गया कि +½ होगा पहला, नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। एक को प्लस मान लो,
तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, या पहले को माइनस मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा प्लस। ये किसने कहा था भाई? पाउली ने, कि किसी भी सेम एटम में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम संख्या इक्वल नहीं हो सकता। अगर होगा तो कितना इक्वल होगा? 3। कौन कौन? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक। देखो इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू इक्वल है, l की वैल्यू इक्वल है, m की वैल्यू इक्वल है, बट s की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो पाउली ने कहा कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या इक्वल नहीं होगा। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या इक्वल नहीं होगा। क्या इतना सुन पा रहे हो आप? चलें फिर आगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लो आप, सोडियम का नाम सुने होंगे। किसका? सोडियम का। देखो अगर सोडियम का नाम ले लिया जाए तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? नियॉन 3s1। तो अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा तो लास्ट ही है ना यहाँ पे, n की वैल्यू 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर, अब चाहे प्लस माइनस कुछ भी मान लो, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? हाफ। तो अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, अगर अब देखो तो इसमें पाउली प्रिंसिपल नहीं लगेगा। पाउली कब लगेगा? अगर आपने क्या ले लिया भाई? मैग्नीशियम, उसका क्या आएगा? नियॉन 3s2। अब 3s2 का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? यस ऑर्बिटल में। यस ऑर्बिटल किस सब सेल में होता है? यस सब सेल में। और कौन सा सेल है? थर्ड सेल। अगर हम दोनों को अलग अलग लिखा जाए तो n बराबर दोनों के लिए 3 आएगा, l बराबर दोनों के लिए 0 हो जाएगा, m बराबर दोनों के लिए 0 होगा। लेकिन अगर यस की वैल्यू देखा जाए तो मान लो अगर पहला प्लस हाफ है तो दूसरा जो हो जाएगा वो यस बराबर माइनस हाफ होगा, या पहला यस बराबर माइनस हाफ है तो दूसरा यस बराबर प्लस हाफ होगा। देख लो भाई एक बात है ना, कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के लिए 3 क्वांटम संख्या इक्वल हो सकता है, बट चौथा कभी इक्वल नहीं होगा। ये किसने कहा था? पाउली ने। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू बराबर है, l की वैल्यू सेम आ रही है, m की वैल्यू सेम आ रही है, बट s का वैल्यू सेम नहीं है। अगर मान लो पहले मान लिया प्लस हाफ तो दूसरे के लिए होगा माइनस हाफ, या पहले मान लिया आपने माइनस हाफ तो दूसरे के लिए हो जाएगा प्लस हाफ। सुन पा रहे भाई? नोट कर लो, ये था आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी में क्वेश्चन ये भी आता है, लिखना हेडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल। लिख लो हेडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल। देखिएगा पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल एंड सब सेल। ठीक है, देखो ये क्या कहता है भाई? पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल या सब सेल का क्या मतलब होता है? इसमें देखो कहने का सेंस ये होता है कि कभी कभी ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में रिलेशन पूछा जाता है कि अगर n की वैल्यू ये दिया है तो l का वैल्यू क्या होगा, और अगर l का वैल्यू ये दिया है तो m का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो अगर एक एग्जाम्पल ले लें, n बराबर 4 दिया है, n बराबर 4 दिया हो और हमसे पूछ रहा है बताओ l की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे कि l बराबर होता है, l बराबर 0 to 4 - 1 यानी 0 1 2 3 होगा। अगर n बराबर 4 है तो l बराबर क्या आएगा आपका? देखो ये कॉमा है, ठीक है। अगर n बराबर 4 है तो l बराबर क्या आएगा आपका?
0 1 2 3। अब यहाँ देखो कभी भी n बराबर अगर 4 है तो l बराबर 4 नहीं होगा। अगर n बराबर 4 है तो l बराबर कभी भी 5 नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि भैया हो जो n होता है ऑलवेज बड़ा होगा किससे, l से, तभी वो जाके चाहे सबसेल हो या ऑर्बिटल हो वो एग्जिस्ट होगा। अगर n बराबर हो गया l के या फिर n से बड़ा हो गया l, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको कह सकते हैं आप नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लो, मान लो कहीं लिखा हो 2s 2p 2d, है ना, 2s 2p और 2d, और हमें ये पता करना हो इसमें कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं उस बात को पहले समझ लें। हम लोग ये जानते हैं कि अगर n बराबर 2 है l की दो वैल्यू आएगी 0 और 1, वो दोनों हमें इंडिकेट करेगा कि अगर 0 हो गया तो यस होगा, 1 है तो p होगा। अगर n बराबर 2 है तो 2s और 2p होगा। अब देखो यहाँ पे उसको प्रूफ करेंगे कैसे। यहाँ पे n बराबर कितना भाई 2, l बराबर 0, n बराबर 2, l बराबर 1, n बराबर 2, l बराबर 2। अब देखो ध्यान से, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल या सेल्स का मतलब है कि अगर यहाँ देखो n बराबर 2 है तो l बराबर 2 कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि n और l बराबर हो गया ना, तो l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होगा। l की वैल्यू हमेशा n से 1 कम होता है। क्यों? क्योंकि l स्टार्ट होता है 0 से। l कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। इसलिए फार्मूला देखो यहाँ है 4 - 1। अगर n बराबर 4 है तो 1 कम आएगा 3 आएगा, कभी l की वैल्यू 4 नहीं आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, ये कह सकते हो n ऑलवेज ग्रेटर देन l देन एग्जिस्ट। देन अगर n क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होगा l से, तभी आपका चाहे सबसेल हो या ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। अगर बराबर हो गया तो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा देखना क्वेश्चन कि मान लो अगर l बराबर दे दिया है 2, तो m बराबर होता है -l2 प्लस l, m बराबर आएगा -2 -1 0 +1 +2, कभी भी m बराबर -3 या +3 नहीं होगा। ठीक है, तो जो m की वैल्यू है वो बराबर हो सकती है l के, m की वैल्यू बराबर हो सकती है, ठीक है, लेकिन l कभी भी n से बराबर नहीं हो सकता। ऐसे कह सकते हो n हमेशा l से बड़ा होगा। दूसरा l बराबर m हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कभी भी अगर l से बड़ा m हो गया ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 बात याद रखना, ये पॉसिबल और ये 3 कंडीशंस। l से कभी भी m बड़ा नहीं होगा। हाँ, l के बराबर m हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर l बराबर 2 है तो m बराबर -2 0 +1 +2 है ना, ये तो बराबर हो सकता है, लेकिन m कभी बड़ा नहीं हो सकता या कभी भी माइनस ज्यादा नहीं हो सकता। नोट कर लो भैया आप लोग इसको, ये बोलते हैं इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।